नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए बृहस्पतिवार को लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि जांच के तहत वाड्रा 56 वर्षीय, जो कि पिछले 2 दिनों में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है। धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो बृहस्पतिवार को भी जारी रहेगी और ऐसे में ये अपनी पत्नी एवं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सुबह 11 बजे के बाद मध्य दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां वाड्रा के खिलाफ ये जांच हरियाणा के मानेसर शिकोहपुर जो कि अब गुरुग्राम में है, सेक्टर 83 में एक भूमि सौदे से जुड़ी हुई है। जांच फरवरी 2018 में हुए 2008 में हुए भूमि सौदे में संबंधित है, जिनमें वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम में शिकोहपुर में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज नामक कंपनी से 7.5 करोड़ रुपए के कीमत पर 3.5 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। वाड्रा इस कंपनी में पहले निदेशक थे और उस समय हरियाणा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। वाड्रा सुबह 11 बजे के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे थे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थीं और वे पूछताछ तक वेटिंग रूम में बैठी रहीं। इससे पहले मंगलवार को भी ईडी ने वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की। वाड्रा पूछताछ के लिए पैदल ही दफ्तर पहुंचे थे। बुधवार को पेशी से पहले वाड्रा ने कहा कि मैं कभी भी अपने आप को सॉफ्ट टारगेट नहीं बुलाऊंगा। अगर केंद्र सरकार मुझे परेशान करेगी और या फिर कोई प्रेशर करेगी तो मैं और उभर कर आऊंगा, स्ट्रांग बनूंगा। हम लोगों की बात रखते हैं, इसलिए टारगेट पर है। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। संसद में चाहे राहुल गांधी को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम सच्चाई और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। हम टारगेट जरूर है पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट हैं और मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। समय बदलता रहता है। तो लगातार देखिए ईडी का शिकंजा वो कसता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में देखिए ईडी ने 8 अप्रैल को भी वाड्रा को समन भेजा था और ऐसे में हालांकि तब वे पेश नहीं हुए थे। वहीं मंगलवार को ईडी दफ्तर रात जाते समय वाड्रा ने कहा था कि यह कार्रवाई वो राजनीतिक मकसद से की जा रही है। तो देखिए लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो राजनीतिक मकसद से की जा रही है और ऐसे में इस मामले में वाड्रा के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर भी आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया। वहीं एनआईए के अनुसार वाड्रा ने कहा कि कोई भी सवाल नया नहीं है, सभी सवाल 2019 के ही दोहराए गए हैं। अगर शुक्रवार को भी सार्वजनिक अवकाश नहीं होता तो मुझे अपना जन्मदिन ईडी कार्यालय में मनाना पड़ता। यानी कि आज गुड फ्राइडे है, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा, वरना ये मुझे बुलाते रहते हैं। और इससे पूर्व वाड्रा ने अपने परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमेशा एजेंसी का सहयोग किया है और हजारों पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि करीब 20 वर्ष पुराने इस मामले को खत्म करने की जरूरत है। तो देखिए लगातार कांग्रेस अब कई जगह देखिए प्रदर्शन की भी तस्वीरें आ रही है। जोधपुर की बात कर ले या फिर देश में कोने कोने से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए कई तरह के सवाल भी उठते हैं कि जब तत्कालीन सरकार यानी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो इस तरह की कार्रवाई जो थी उसे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी देखिए कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस कंपनी को मुनाफा पहुंचाया था और ऐसे में ये लगातार अब तक कई सालों से ये मामला चलता आ रहा है और लगातार ईडी की अब देखिए शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी अब पूछताछ के लिए भी बुलाई थी और ऐसे में आपको बताते चले कि गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के साथ 11 बजे के बाद दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस भी पहुंचे थे और यहां ईडी ने उनसे करीब 6.5 घंटे पूछताछ की और इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की थी और ऐसे में अब आपको बताते चलते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये जांच हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 83 में एक भूमि सौदे से जुड़ी है। साल 2008 के फरवरी महीने में गुरुग्राम में एक भूमि का सौदा हुआ था और इस सौदे में वाड्रा से जुड़ी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिकोहपुर में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी को 7 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत पर 3.5
एकड़ की जमीन खरीदी थी। ऐसे में वाड्रा इस कंपनी में पहले निदेशक थे और उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जो थी वो सत्ता में थी। लेकिन इस जमीन सौदे में अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग का भी अब आरोप लगाया जा रहा है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि अब जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस वो लगातार विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। और ऐसे में आपको बताते चले कि जब ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब भूपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में सरकार थी और अब ये पूरा मामला राजनीतिक प्रतिशोध को भी लेकर उठ रहा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि फरवरी 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो थी स्काई लाइट में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से गुरुग्राम के शिकोहपुर में जो है गांव में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। और उसी साल तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा सरकार ने जमीन पर 2.7 एकड़ की व्यावसायिक कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस दिया था। इसके बाद कॉलोनी बनाने की जगह स्काईलाइट कंपनी ने इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया, जिससे लगभग 50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। 2012 में चलते हैं, जहां तत्कालीन हरियाणा सरकार के भूमि रजिस्ट्रेशन निदेशक अशोक खेमका ने इस सौदे में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जमीन के म्यूटेशन को रद्द कर दिया। खेमका ने दावा किया था कि स्काईलाइट की लाइसेंसी देने की जो प्रक्रिया है वहां जो तमाम नियम है उनका उल्लंघन किया गया है और सौदा जो है वो संदिग्ध था। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया, जिसके बाद से ये मामला और विवादास्पद हो गया। यानी जो आईएएस अधिकारी थे उन्होंने इसे विवादास्पद बताया। उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हालांकि उन्हें तबादला उनका कर दिया गया और साल 2018 में हरियाणा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा, डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक शिकायत आधार पर एफआईआर दर्ज की। और ऐसे में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। बाद में आईपीसी की धारा 423 के तहत नए आरोप जोड़े गए थे। जमीन की ये डील जब हुई उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। जमीन खरीदने के बाद 1 महीने बाद हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की परमिशन दे दी थी। और लगातार घमासान चल रहा और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ रही हैं और कांग्रेस से वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैशाली तोमर, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जो है राज्य में अगर बात कर ले या फिर देश के कोने कोने में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। हालांकि देखिए वाड्रा ने भी इसे राजनीतिक प्रेरित बताया है। जी नमस्कार ज्योति जी, आपको मेरा सादर नमस्कार और मेरे साथ जुड़े पैनलिस्ट प्रवक्ता जी को भी मेरा सादर नमस्कार। साथ ही देश की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी देखिए, कांग्रेस को तो जब उनके खिलाफ चीजें अब निकल कर आ रही हैं जी, तो आप देखेंगे कि विरोध के अलावा उन पर बचता ही क्या है। जब उन्होंने जनता को इस कदर लूटा, जनता के साथ इस कदर हेरफेर की, जनता ने उनको बनाया, उन पर विश्वास किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है जिसपे जनता ने सर्वाधिक विश्वास किया है। जनता ने उन्हें अपना सरपरस्ती दी है। जनता ने 60 साल जनता के ऊपर उन्होंने शासन किया। लेकिन जनता को अगर आप सारे मुद्दों को भी उठाकर देखें, सिर्फ जमीन घोटाला ही नहीं या अन्य भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं, या जिस तरह से वो कांग्रेस मुस्लिमों की हितैषी बनती है और वक्फ बोर्ड पर भी, वक्फ बिल पर भी जिस तरह से विरोध कर रही है। आप देखें कि इतनी भारत में वक्फ की कुल संपत्ति 8.72 लाख एकड़ है। इतनी ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद जो सिर्फ सेना और रेलवे के पास भी मतलब सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है और उसके बाद है सिर्फ वक्फ के पास, उसके बाद भी मुस्लिमों की हालत आप देख लीजिए। आप मुस्लिमों को आप देखें कि किस तरह से उनको गरीबी है, किस तरह से उनको शिक्षित नहीं किया गया, किस तरह से उन पर कभी उनको एजुकेशन को लेकर उनको बढ़ावा नहीं दिया गया, एम्प्लॉयमेंट को लेकर उन पर बढ़ावा नहीं दिया गया। उनको सिर्फ चाहा कि वोट बैंक की राजनीति हो, इनकी जनसंख्या वृद्धि हो और ये सिर्फ वोट बैंक करें। तो मुस्लिमों ने, अब आप देखें कि कांग्रेस के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं कि अपने बहनों ही को उन्होंने कितनी जमीनें दी हैं, किस तरह से अखबार के माध्यम से उन्होंने कितनी फंडिंग करी हुई है। कितने घोटाले सामने आएंगे धीरे धीरे और आ रहे हैं। किस तरह से इन्होंने अपने ही देश को, कभी इन्होंने ये देश के है ही नहीं,
ये बाहर से आए लोग देश पे शासन कर रहे थे। इन्होंने तो अंग्रेजों से भी ज्यादा वो किया। कम से कम अंग्रेजों ने आकर देश को गुलाम किया तो वो ये कहते तो थे कि भाई हम इस मिट्टी के नहीं है, हम इस मिट्टी को लूटने आए हैं। इन्होंने तो अपने उस जहरीले सांप से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्होंने दिखावा तो किया अपनेपन का, और अपने ही देश को लूट रहे हैं, अपनी ही जनता को गुमराह कर रहे हैं, अपने ही लोगों को जो इन्हें अपना मानकर वोट के माध्यम से इनको मजबूत कर रहे थे, ये उन्हीं की जड़ धीरे धीरे उन्हीं की जड़ खा रहे हैं। तो कांग्रेस का तो एक तरीके से बॉयकॉट कर देना चाहिए। और जिस तरह से इनके मामले सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, जमीनों के, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के, तो इनको धीरे धीरे जनता को समझ आ गया है कि इनकी क्या ही मानसिकता रही है और उन्होंने किस तरह से इतने वर्ष जनता को समझने में लग गए कि उन्होंने कांग्रेस सरकार को वोट देकर कितनी गलती की है। अपने ही घर में उन्होंने आस्तीन का सांप पाल रखा था, जिसको दूध पिलाया वही जनता को डस रहे थे। अब धीरे धीरे समझ आ गया है तो आप देखिएगा इनका बिल्कुल एक भी राज्य ऐसा नहीं बचने वाला है कि जहां इनकी सरकार आएगी। और अब इनके एक समय आएगा कि कांग्रेस का नाम भी कोई नहीं लेगा, कांग्रेस को जानने वाली भी कोई नहीं होगी, क्योंकि हर चीज की अति बहुत ज्यादा होने पर उसका खामियाजा, उसके नुकसान भुगतने ही होते हैं सदैव। देखिए नमक में आटा चल सकता है लेकिन आटे में नमक कभी नहीं चलता। इस कदर इन्होंने घोटाले बढ़ाए हैं और किया है अपने परिवार को। सिर्फ एक ये जो कांग्रेस पार्टी है ये स्वयं परिवार पार्टी बनकर रह गई है, अपनी हितैषी पार्टी बनकर रह गई है, अपने ही परिवार का भला करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने दामाद का भला करने वाली ये पार्टी है। अन्य किसी जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है, उसके हित से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, उसकी एजुकेशन से इनको कोई लेना देना नहीं है। उनके आगे उनके भविष्य के लिए क्या ही रोड मैप होना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या हित होना चाहिए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किसी तरह से वोट बैंक बढ़े, लोगों को गुमराह करें, लोगों को बहकाएं और इस तरह की राजनीति करके ये सत्ताई कुर्सी पर दोबारा से आ सकें, ताकि देश की जनता को दोबारा से लूट कर अपना घर भर सकें। तो जनता धीरे धीरे अब इनकी चीजें समझ गई है। अब देखिएगा किस तरह से इनके घोटाले जिस तरह से सामने आए हैं और भी चीजें धीरे धीरे सामने आएगी। और एक समय होगा कि जिस तरह से अन्य राज्य से जनता ने इनको थप्पड़ मार के बाहर निकालने का काम किया है, फिर इनको कभी दोबारा से कांग्रेस का नाम भी लेने वाला एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है वैशाली जी? जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सवाल ये भी देखिए वैशाली जी, जब कल पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से जब रॉबर्ट वाड्रा बाहर आए तो उन्होंने कहा कि जिस सवाल उनसे पूछे गए 2019 के ही दोहराए गए, कुछ भी नया नहीं था। तो ऐसे में क्या ये जांच एजेंसियों की निष्क्रियता या फिर दुर्भावना नहीं दिखाती है? ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से। जी, एक बार दोबारा से आप सवाल बोलेंगे? बिल्कुल, जब कल ईडी कार्यालय से पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा बाहर आए तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नया नहीं था, 2019 के जो सवाल मुझसे पूछे गए थे फिर से उससे ही दोहराया गया, कुछ भी नया था नहीं। ऐसे में कई तरह के आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं, एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही है। अब ये तो एजेंसियों का दुरुपयोग तो बताएंगे ही जब इनकी चीजें सामने आ रही हैं। और इनको तो सिर्फ अब कुछ ना कुछ तो ये राजनीतिक मुद्दा बताएंगे। रॉबर्ट वाड्रा कौन सा राजनीति में क्या ही कर रहे हैं जो इनको राजनीतिक वो करना है। ये तो जनता के सामने लाना है कि 56 साल के वाड्रा जो हैं उन्होंने कितना देश की जमीनें, भूमि सौदे जो हैं, धन से जुड़े संशोधन मामले जो हैं, उनको कितना उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का कितना उन्होंने घोटाला किया है, किस तरह से। क्या बाहर निकलने पे तो वो हीरो बन के बताएंगे ही कि मेरे से पुरानी पूछताछ हुई है, ये हुआ है, वो है। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो ईडी को भी दिखाई दे रहा होगा ना कि इनके ऐसे थोड़े ना कोई भी आरोप लग जाता है, ऐसे थोड़े ना कोई भी पूछताछ हो जाती है। कहीं ना कहीं कुछ खामी होती है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ किया होता है, कुछ ईडी के पास इनके प्रूफ होते हैं, तभी तो वो इतनी देर इतना घंटा इनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बाहर निकलने पर तो ये बताएंगे ही, कुछ भी बताएंगे। जब सारी चीजें सामने आ जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो इनको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो इनको डरने की आवश्यकता भी क्या है। ईडी के मुताबिक तो इन्होंने 2008 में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से गुड़गांव में शिकोपुर में जो 3.5 एकड़ की
प्लॉट 7.5 करोड़ में खरीदा, उस कंपनी के बाद इन्होंने जमीन को रियल एस्टेट डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया। तो इन्होंने अपने ही, जब तक यहाँ इन्हीं की सरकार थी तो इन्होंने किस किस तरह से घोटाले किए, धीरे धीरे चीजें सामने आ जाएंगी। और इन्होंने नहीं किया है तो इनको डरने की भी जरूरत नहीं है, इनको कुछ भी वो जनता के सामने आ ही जाएगा। ईडी के पास कुछ सबूत होंगे, कुछ होगा तभी तो वो इनसे पूछताछ कर रही है इतने घंटे। अगर कुछ नहीं होगा तो ईडी इनको अपने आप ही क्लीन चिट दे देगा, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो एक प्रोसेस है जिससे हर जो भी कोई इस तरह के काम करता है उसको निकलना ही होता है उससे बाहर। इसमें इतना ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, देखिए अब ईडी की बात हो रही तो देखिए सालों से ईडी की कार्रवाई चल रही है, शिकंजा कसा जा रहा है लगातार। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है वैशाली जी कि अब तक कोई ठोस सबूत मिला है या फिर क्या कांग्रेस सहायता नहीं कर रही है? देखिए, जितने बड़े ये इतने दिनों से केस इसीलिए चल रहा है क्योंकि संपत्ति का मामला जो है वो बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा है। ये बताएं कि इन पर जो लंदन में संपत्ति है, यहाँ पर संपत्ति है, शिकोपुर में है, भूमि सौदे हैं, इतनी संपत्ति आखिरकार कहाँ से आ जाती है? सब चीजों को ढूंढना, ईडी भी किसी पे ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकती है, ऐसे ही नहीं किसी को समन कर सकती है, किसी को ऐसे बुला सकती है। उसको भी सबूत देखने होते हैं, उसको भी सब चीजों का जवाब देना होता है। आजकल आप देखते हैं जनता कितनी अवेयर है छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो इसीलिए सब चीजों को बहुत ही जांच पड़ताल के बाद ही सारी चीजें सामने आती हैं। वो अपना काम कर रही है और मेरे हिसाब से उसे अपना काम करने देना चाहिए सही तरीके से। इन लोगों की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी अगर अच्छे से, जो इतने दिनों से मामला लटका हुआ था, इतने दिनों से चीजें चल रही थी, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। क्या ही प्रॉब्लम है? अब इतने बड़े घोटाले करेंगे तो कुछ ना कुछ तो, इतनी बड़ी जमीनों का सौदा करेंगे, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत सामने आएगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। यहाँ वैशाली जी एक और सवाल उठता है क्योंकि देखिए आम जनता की अगर हम बात कर ले तो जब ये पूरे मामले की अगर बात कर ले तो क्या जमीन से जुड़े इस पूरे मामले में जनता को कोई आर्थिक नुकसान हुआ? क्योंकि अगर हुआ है तो क्या सरकार इसकी भरपाई की है या फिर कोई कदम उठाया गया इसके लिए? देखिए, अभी जैसे सारा मामला क्लियर होगा जनता को। अब आप एक बात बताएं, जनता की जमीनें हैं, गरीब जनता की जमीनें, गरीबों के हितैषी बनते हैं। इन्होंने इतनी जमीनें वक्फ को दे दी। अंग्रेजों के टाइम पे तो कहीं नहीं था ऐसा रजिस्ट्रेशन कि भैया सिर्फ बोर्ड को इतनी जमीनें दे दी हैं, लेकिन उसमें फायदा आज तक आप बता देंगे कि कितने स्कूल खोले गए गरीबों के लिए, कितने मुस्लिमों के लिए कितने व्यवसाय बनाए गए, कितने सिलाई सेंटर, कितने स्किल डेवलपमेंट के कुछ भी कोर्सेज के लिए वहां पर कुछ भी ऐसा बनाया गया हो, कुछ बिल्ड किया गया हो, कुछ बिल्डिंग, कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ हॉस्पिटल, कुछ भी तो वक्त पे नहीं बनाया गया। आप बताएं, जमीन लेकर उसका फायदा कौन उठा रहा है, कौन उसको यूज कर रहा है, किस काम के लिए कर रहा है बताएंगे उसमें। अब इन्होंने जमीन, तो वो जनता की तो जमीनें हैं, जनता को उसका लाभ होना चाहिए। अब इन्होंने इतनी जमीनें यहाँ पर लेकर डीएलएफ को बेच दी और फिर डीएलएफ उसको, जब उसने महंगी जमीनें खरीदी हैं तो वो गरीबों की जनता को इतने महंगे फ्लैट दे रहे हैं। तो ये जनता का ही तो पैसा है, जनता की तो जमीनें हैं, जनता ने तो इनको चुनकर भेजा है। तो जाहिर सी बात है नुकसान तो इसमें जनता का ही होना है, सरकार थोड़ी ना। अगर वो प्रॉपर्टी, अगर आज सरकार दूसरी है तो प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी ना कि किसी भी प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा कर सकती है। जनता को भाई हर चीज का हिसाब देना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। बैठाने वाली भी जनता ही है और उतारने वाली भी जनता ही है। अगर जनता के साथ कुछ भी धोखेबाजी की जाएगी, कुछ भी धोखाधड़ी की जाएगी तो आज नहीं तो कल जनता को जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाबदेही तो आपकी बनती है ना, जब आपने काम किए हैं। कौन किसकी जवाबदेही बनती है? जब आपने घोटाले किए हैं, आपने नहीं भी किए हैं, तो सब चीजों का जवाब जनता के सामने रखिए ना। जब जनता से आप वोट मांगने जाते हैं तब भी तो रैलियां करते हैं, तब भी तो इतने लंबे चौड़े भाषण देते हैं, तब भी तो पूरा दिन लगे रहते हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको क्या ही 2-4 घंटों की जवाब देने में क्या आफत आ जाएगी? अगर आप सही निकलेंगे तो जनता के हीरो ही बन के निकलेंगे ना। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो जनता को जवाब दीजिए, क्यों करा आपने जनता के साथ ऐसा? देखिए, जनता जिसको बनाती है
वो जनता का, पब्लिक का जो नेता होता है पब्लिक के बेटरमेंट के लिए बनता है, पब्लिक को लूटने के लिए नहीं बनता है। पब्लिक उसको अपना हितैषी मानती है, तब उसको अपना वोट बैंक के माध्यम से अंगूठे के निशान लगाकर उसको चुनती है। और अगर उसके साथ कुछ गलत होगा तो ये जनता सब देख रही है, जागरूक है, जानती है। ये पहले जैसा भारत नहीं है, इस भारत में सब चीजों का जवाब देना होगा। बिल्कुल। देखिए, ईडी कार्यालय जाने से पहले वाड्रा ने कहा था कि इस मामले में उन्हें हरियाणा सरकार, तत्कालीन सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उन्हें 2019 और 2020 में क्लीन चिट मिल चुकी है, और अब ईडी इतने सालों बाद मुझे क्यों बुला रही है? ये राजनीतिक शिकार बनाना है। अरे कोई क्लीन चिट नहीं मिली हुई है इनको, ये फालतू के बातें करते हैं, फालतू के नाटक करते हैं, इनके नाटक खत्म नहीं होते हैं। जनता को लूट के खा गए और कुछ का कुछ बताते रहते हैं। आप रुकिए थोड़ा, देखना सारी चीजें सामने आ जाएंगी इनकी। और जो जो इन्होंने घोटाले किए हैं, इसके अलग भी इन्होंने बहुत घोटाले किए हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है, थोड़ा धैर्य रखें, सारी चीजें सामने आ जाएगी। बिल्कुल। देखिए, इससे पूर्व भी वाड्रा ने कई बार ये जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि अपने और परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि हमेशा एजेंसी का सहयोग किया है, हजारों पन्नों के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि करीब 20 वर्ष पुराने इस पूरे मामले को खत्म किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि सहयोग किया जाता है, कांग्रेस हमेशा सहयोग करती है। सहयोग करती है तो कर रहे हैं, फिर क्यों दिखावा कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? सहयोग करेंगे तो जनता सीख ही रहा है, वो तो कैसा सहयोग कर रहे हैं, जनता भी देख रही है ये सहयोग कर रहे हैं, कैसा सहयोग कर रहे हैं। इनको 2 ही दिन में दिक्कत हो गई है, इतनी प्रॉपर्टी लूट के खा गए, इनको पूछने में भी प्रॉब्लम है। भाई इतनी प्रॉपर्टी लूटोगे जनता की, थोड़ा बता भी तो उसमें दिक्कत भी क्या आ रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, अब 2018 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, अब 2025 चल रहा है, देरी क्यों हो रही है वैशाली जी? देखिए कोई भी चीज, वो क्या नाम, इसको देखिए, इतनी बड़ी जब चीजें होती हैं, इतनी सफाई से की हुई होती हैं कि ना ही उनके इतनी इजीली प्रूफ साफ मिल सकते हैं और ना ही इतनी इजीली उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। और किसी पर भी कोई आरोप लगाने से पहले ईडी पर भी, प्रशासन पर भी सारी चीजें, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी चीजें उठाकर कुछ भी बोल दी जाती हैं, कुछ भी कह दिया जाता है, चाहे वो आम जनता है और चाहे कोई वीवीआईपी है। तो पुलिस प्रशासन अपना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनको करने दें, उसमें बिना हस्तक्षेप के वो अच्छे से काम करेंगे। अगर उसमें इस तरह के प्रदर्शन होंगे तो डिले अपने आप ही चीजें हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि ईडी का इस्तेमाल केवल विपक्ष को डराने के लिए हो रहा है। अरे विपक्ष को क्यों डराएंगे? विपक्ष, अब हमारी सरकार बन गई है, तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोस्ट ऑफ द स्टेट में हमने सरकार बनाई हुई है, हमें क्यों डराना है विपक्ष को, बताएं। और वाड्रा जी कौन से राजनीतिक पद पर हैं जिनसे उनको नुकसान हो जाना है या हमें फायदा हो जाना है, बताएं। बिल्कुल। अब देखिए, अगर राजनीतिक फायदा लेना होता तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पर देते, वाड्रा जी पर क्यों देते, बताएं। और देखिए, कांग्रेस अब लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह देखिए। अरे इनके पास तो काम तो कुछ है नहीं, अब विरोध तो करेंगे ही ना। विरोध भी नहीं करेंगे क्या बेचारे, जब जनता ने तो अब नकार ही दिया इनको। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी देखिए, उनको भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जा रहा है और बताया गया है। ऐसे में बीजेपी का क्या रुख है इस पे? जी, उनकी साठगांठ से तो चीजें हुई हैं, मिली भगत से हुई है, सरकार उनकी थी तो मिली भगत से चीजें हुई हैं, अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। क्या बीजेपी को नहीं लगता कि इस तरह की कार्रवाई या फिर एजेंसियों की निष्पक्षता, विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हरियाणा में जब भी लोकसभा चुनाव का अगर हम जिक्र कर ले या विधानसभा चुनाव का जिक्र कर ले, हमेशा से एजेंसियों का दुरुपयोग करना, मशीनों का दुरुपयोग करने का हमेशा कांग्रेस सवाल उठाती रही है, चाहे वो कांग्रेस तो देखिए सवाल उठाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस ने जो काम खुद किए हैं वो दूसरों पर आरोप लगा रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप बताएं, जिन राज्यों पर कांग्रेस की सरकार बनी है तो उन पर कहाँ ईडी और कहाँ ये क्या नाम मशीनों की वो चली जाती है। ये तो ये बिना मतलब का रोना रोते हैं और कोई बात नहीं है। आप दिल्ली में देख लें, दिल्ली में इनकी 0 सरकार आई है, बताएं, 0, एक भी इनका विधायक नहीं जीता है, 0 पर पहुंच गई है। जहां इनकी सरकार आ जाती है वहां पर ईडी काम नहीं, वो वहां पर मशीनें सही होती हैं, वहां गलत हो जाती हैं। तो ये तो बेफिजूल की बातें हैं। अब जनता भी इन चीजों से थक गई है, उनको समझ आ गया है कि कांग्रेस का बिना मतलब का रोना है। वो देख ही रहे हैं कि इनके नेता कैसे हैं, उनकी नीयत कैसी है, उनकी नीति कैसी है, उनका नेतृत्व कैसा है। उनके पास कुछ है तो है नहीं, नेता तक तो है नहीं। आधा टाइम तो वो सो जाते हैं पार्लियामेंट में, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलने लग जाते हैं।
जनता भी तो क्या ही सोचेगी बताए ना इनको। अगर ये इतना सारा आरोप लगाते हैं, इतना सारा परिवर्तन करना चाहते हैं, इतना परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, अपना अध्यक्ष बदल दें सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नेता लेके आएंगे तो ही तो चीजें आगे बढ़ेंगी, ऐसे फालतू की बातें करने से थोड़ी ना सरकार में आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी इस अपनी कीमती समय को देने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार देखिए घमासान हो रहा है, राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस एक तरफ ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। भाई भतीजावाद का भी देखिए बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और इसी के साथ साथ इस पूरे मामले में अब क्या कुछ रुख होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।